हमारे साथ हैं पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी। नमस्ते सर, आपका सरहद के थी चैनल के पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप जिस पद पे आप बैठे हैं, तो स्टार्टिंग आपने ये कहाँ से शुरू की और बैकग्राउंड आपका कहाँ से है? आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में एक छोटा सा गांव है बदराव, वहाँ मेरा जन्म हुआ और मेरी 11वीं तक की पढ़ाई उसी गांव में ही रह करके मैंने किया। 5वीं तक की पढ़ाई गांव में, फिर 8वीं तक की पढ़ाई दूसरे गांव में और फिर 11वीं तक की पढ़ाई जो सब डिवीज़न है सिरमौर, वहाँ से मैंने किया। और मेरा पूरा लालन पालन मेरे स्वर्गीय दादाजी के संरक्षण में हुआ और मैंने उन्हीं से ही सामाजिक सलाहकारों को सीखा और जीवन मूल्यों की शिक्षा भी मुझे उनसे ही मिली, क्योंकि मेरे पिताजी दूसरे ज़िले में रह करके वो शिक्षक थे, दूसरे ज़िले में उनकी पोस्टिंग थी। तो दादाजी और दादी और संयुक्त परिवार में रह करके मेरा लालन पालन हुआ। और फिर ग्रेजुएशन करने के लिए मैं अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रीवा चला गया। वहाँ से 1978 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सागर विश्वविद्यालय, जो अभी डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, मैं वहाँ पीजी की पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए गया और एमटेक की डिग्री मैं वहाँ से लिया अप्लाइड जियोलॉजी में। और फिर मैंने शोध भी ज्वाइन किया। लेकिन उसी समय नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी, उसका विज्ञापन जियोलॉजी में लेक्चरर पद के लिए आया। मैंने उसमें आवेदन दिया, मुझे वहाँ मेरा चयन हो गया। तो फिर मैं 1983 में वहाँ चला गया और फिर तब से लेकर के 2015 तक मैं पूर्वोत्तर भारत में ही था। नेहरू का एक कैंपस मिजोरम में था, इसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। तो नॉर्थ ईस्ट में जो 3 हिल स्टेट हैं, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तीनों जगह इसके कैंपस थे। तो जो मेरा विषय है जियोलॉजी, वो मिजोरम कैंपस में था, जिसकी राजधानी आइजॉल है। तो मैं वहाँ 32 साल रहा। वहाँ मेरा 32 साल का अनुभव बहुत ही सुखद रहा और वहाँ जो कम्युनिटी वैल्यूज़ हैं, जो इथिक्स हैं और जो कोऑपरेशन, भाईचारे की भावना, फेलो फीलिंग की भावना, वो बहुत ज़्यादा। और मैं चाहूँगा कि आप एक दिन केवल वहाँ की सोसाइटी, समाज के बारे में मुझसे वार्तालाप करें और वो एक बहुत ही प्रेरणादायक बात होगी। और हमारे पंजाब के भाइयों समाज में भी उस बात पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि एक छोटा सा प्रांत जो ट्राइबल स्टेट है, वहाँ पर किस तरह के मोरल वैल्यूज़ हैं, वहाँ किस तरह के सोशल वैल्यूज़ हैं, वहाँ किस तरह के एथिकल वैल्यूज़ हैं, किस तरह का कोऑपरेशन है। सबसे बड़ी बात उसकी मैं अलग से आपसे चर्चा करना चाहूँगा। तो चूँकि ये सब चीज़ें मुझे वहाँ बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने अपना जो टीचिंग करियर की शुरुआत वहाँ से हुई और वहाँ पर ये सब अच्छाइयाँ थी, तो मैं वहीं पर अपने करियर को कंटिन्यू करना मुझे अधिक उचित लगा। ये मैंने निर्णय लिया। तो 32 साल में मैंने कभी किसी पद के लिए बाहर अप्लाई नहीं किया। मैं वहाँ लेक्चर से रीडर बना, फिर रीडर से प्रोफेसर बना, वहीं विभाग अध्यक्ष, संकाय अध्यक्ष, डीन बना। और मुझे एकेडमिक्स के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैं कुछ महीनों के लिए वहाँ रजिस्ट्रार के पद का भी दायित्व निभाया। फिर 4 साल से ज़्यादा मैं फाइनेंस ऑफिसर था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर। और तो वहाँ पर मुझे एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा मुझे वहाँ पर अनुभव मिला। और कि 2015 में मुझे जो मेरा अल्मा मैटर है, जहाँ का मैं विद्यार्थी था, डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय सागर, वहाँ पर कुलपति का दायित्व मिला। और वहाँ पर मैं करीब 5.5 महीने तक इस पद का निर्वहन किया। और उसके बाद मुझे 10 गुरुओं की पवित्र भूमि पंजाब ने मुझे बुला लिया। तो पिछले वर्ष 22 अगस्त को मैं यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब के कुलपति पद का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। और अब करीब 11 महीने होने वाले हैं पंजाब में मेरे, और यहाँ पर मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव है।
सर लाइफ में दो चीज़ें बहुत अहम रखती हैं, एजुकेशन और लाइफस्टाइल। एजुकेशन के बारे में आपने खुद ब खुद अपनी ज़बानी में बता दिया कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक आज तक जो पद पे हैं वो आप अचीवमेंट्स कर चुके हैं। और दूसरी बात करता हूँ आपके लाइफस्टाइल की, जो आपका पहरावा 3-4 साल से देख रहा हूँ आप इसी लिबास में हैं, तो इसका खासियत क्या है सर इस लिबास की? देखिए, जो सोशलाइजेशन के जो बेसिक ट्रेड्स हैं, बचपन में जिस तरह का सोशलाइजेशन आदमी को मिलता है वो आगे चल कर के उसकी बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक ट्रेड्स है सोशलाइजेशन की वो कंटिन्यू करती हैं। जैसा कि मैं बताया कि मैं एक बहुत ही पिछड़े गांव में पैदा हुआ और अपने जीवन के 16 वर्ष मैं गांव में ही रहा। और तो गांव की जिस तरह की साधारण ज़िंदगी होती है, जिस तरह का पहनावा होता है, उसकी छाप मेरे मन मस्तिष्क में, दिमाग में बहुत गहरी छाप उसकी हमेशा रही। और ये उसी का प्रतिफल है कि मैं सागर में भी कुलपति था, इसी पहनावे में था। और यहाँ तक कि मिजोरम में भी शुरुआती दौर पर 1983 से लेकर के आप समझें कि 1998 तक मैं शर्ट पैंट पहनता था। उसके बाद मैं कुर्ता पैजामा शुरू किया और आज तक मैं उसी ड्रेस में हूँ। इसकी 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि ये बहुत ही कंफर्ट देता है क्योंकि लॉन्ग सिटिंग्स करनी पड़ती है। जब मुझे मिजोरम में एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व मिला और लंबे समय तक मुझे कार्यालय में बैठना पड़ा, तो शर्ट पैंट पहन के मुझे बहुत ज़्यादा असुविधा हुई थी। और कुर्ते पैजामे का मुझे अनुभव था कि बहुत ही कंफर्टेबल है। और ख़ासकर जो अपना खादी के कुर्ते पैजामे जो कि गर्मी के मौसम में बहुत ही लाभदायक होते हैं, उनको पहनने से जो बदन में जो ठंडक महसूस होती है और उससे उसका जो लाभ है ये कंफर्ट। और इससे बड़ी बात कि ये अपनी संस्कृति है, ये अपनी परंपरा है, हमारे पूर्वजों का पहनावा यही था। ये मुख्य बात है कि हम अपने जिस तरह की ज़िंदगी हमारे पूर्वज जिए हैं, जिस तरह की सरल ज़िंदगी, स्वाभाविक ज़िंदगी जिसमें कोई कृत्रिमता नहीं थी, इस तरह की ज़िंदगी और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने वाली ज़िंदगी। आजकल बहुत सारे सिंथेटिक कपड़े भी आने लगे हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो नष्ट नहीं होते हैं, जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं। लेकिन खादी का कपड़ा जब हम पहनते हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल है और वो इन्वायरमेंट को किसी भी तरह का इन्वायरमेंट को वो और ज़्यादा ख़राब नहीं करता। तो ये और अपनी पूर्वजों का पहनावा ये मुख्य प्रेरणा स्रोत थे मेरे लिए कुर्ता पैजामा में आने के लिए। और कुर्ता पैजामा भी बहुत तरह के हो सकते हैं, बहुत अच्छे कपड़ों के हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे कुर्ते पैजामे खादी के कपड़े के। केंद्रीय विश्वविद्यालय में एज वाइस चांसलर हैं और एजुकेशन जो बिफोर कोविड से पहले और कोविड के बाद जो आज माहौल चल रहा है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स की बात करें तो वो ऑनलाइन कोचिंग वगैरह दे रही है। मैं आपसे सर पर्सनली ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो विश्व केंद्रीय यूनिवर्सिटी है तो वो क्या चीज़ कर रही है? कोरोना का प्रभाव मार्च 2020 से शुरू हुआ और मुझे स्मरण है कि 20 मार्च से टोटल लॉकडाउन भारत सरकार ने डिक्लेयर किया। और फिर अचानक हमें विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों को उनसे बोलना पड़ा था कि आप हॉस्टल खाली कर दीजिए और जो ऑफलाइन टीचिंग हुआ करती थी उसको बंद करना पड़ा। लेकिन जो शिक्षण व्यवस्था है उसको नई परिस्थितियों में भी उनका संचालन होता रहे, यही मानवता कहलाती है। क्योंकि किसी भी वजह से जो चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, जो युवाओं के लिए हितकारी हैं, लाभकारी हैं, उनको किसी न किसी रूप में हमें चलाते रहना चाहिए। तो इसीलिए ऑनलाइन टीचिंग पर सभी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन टीचिंग शुरू है। चूँकि पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय नया विश्वविद्यालय है और यहाँ पर जो हमारे शिक्षकगण हैं वो भी यंग हैं, तो उनको ऑनलाइन टीचिंग में स्विच करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं महसूस हुई। जैसे सागर बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, वहाँ पर बहुत पुराने शिक्षक, बहुत सीनियर शिक्षक थे
वहाँ पर हर एक प्रतिवर्ष 7, 8, 10 शिक्षक रिटायर होते हैं अभी, इतनी ज़्यादा संख्या में पुराने शिक्षक। तो उनको ऑनलाइन टीचिंग एम्ब्रेस करने में, अपनाने में बहुत कठिनाई है। लेकिन यहाँ पर मेरा अनुभव है कि चूँकि शिक्षक, ज़्यादातर शिक्षक युवा थे, 90% शिक्षक युवा थे, इसलिए उनको ऑनलाइन और वो टेक्नोलॉजी से भी थे। तो यहाँ एडवांटेज ये था। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग के लिए जो एक सिस्टमेटाइज सिस्टम और एक जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की बात है, दो चीज़ें। एक तो टीचर अपने एफर्ट से, अपने स्वयं के संसाधनों से ऑनलाइन टीचिंग करे। दूसरा ये है कि इंस्टीट्यूशन कैसे ऑनलाइन टीचिंग को फैसिलिटेट कर रहा है, कैसे टीचर्स को एम्पावर कर रहा है ऑनलाइन टीचिंग बहुत प्रभावी ढंग से करने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इंटरनेट अहमदाबाद की मदद से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाया यहाँ पर। और इसके बाद हमने दो बार शायद, जहाँ तक मुझे स्मरण है, कि अपने सभी शिक्षकों को LMS का यूज करते हुए ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए प्रशिक्षण भी दिलवाया। और अभी चूँकि हमने नए कैंपस में शिफ्ट किया, तो वहाँ हाई बैंडविड्थ की इंटरनेट कनेक्शन पहले उपलब्ध नहीं था। और पिछले वर्ष हमें जो फंड मिला यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से, तो हम हाई बैंडविड्थ की स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, और जो कि ऑप्टिक फाइबर के द्वारा ये होगा हमारे विश्वविद्यालय में। इसमें कार्य हमारा शुरू हो गया। हमने BSNL को ये कार्य करने के लिए वर्क आर्डर दिया। तो यदि हमारी वाईफाई की कनेक्टिविटी और मजबूत होती है, हॉस्टल्स के कमरों में भी है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा सिस्टम ये है पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो मेरे आने के पहले ही था, कि लाइब्रेरी रिसोर्सेज सभी डिजिटाइज्ड हैं, और स्टूडेंट्स किसी भी वक्त ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जो लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसको और ज़्यादा सुचारू बनाने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी को हायर बैंडविड्थ में लाने के लिए हमने प्रयास किया है, जो शायद 1-2 महीने में ये पूर्ण हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी ऑनलाइन की टीचिंग और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग के जो 2 मुख्य दोष आज हमारे देश के शिक्षकगण जो बताते हैं, वो ये है, एक तो कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, और दूसरा है कि सभी के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, सभी के पास लैपटॉप्स नहीं है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी, अच्छी बैंडविड्थ कनेक्टिविटी देना, ये विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है। और हमारे चूँकि एडवांटेज हमारे यहाँ ये है कि हमारे विश्वविद्यालय में करीब 26-27 प्रांतों से विद्यार्थी, वो डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, और जब इतनी दूर पढ़ने के लिए कोई विद्यार्थी आता है, तो ये स्वाभाविक है कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ही होगी। तो ये, और ज़्यादातर हमने ये भी अनुभव किया है कि विद्यार्थियों के पास जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो बीच में भी जिनके लिए हमने अपने कैंपस को खोला था, और अभी पुनः हमारे रिसर्च स्कॉलर्स विश्वविद्यालय कैंपस से ही अपने हॉस्टल्स में रह रहे हैं और अपना शोध का कार्य, लैब का कार्य कर रहे हैं, तो उनके पास भी है। तो ये हमारे यहाँ आई थिंक कि हमारा विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से जो 2009 में स्थापित हुए हैं, उनसे बेटर प्लेस में है ऑनलाइन टीचिंग कराने के लिए। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो साइंस में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो करीब सभी विषयों में वर्चुअल लैब की व्यवस्था है, तो प्रैक्टिकल्स भी विद्यार्थी कर रहे हैं। ये व्यवस्था कई जो नए विश्वविद्यालय हैं और जो कुछ पुराने विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी वर्चुअल लैब्स की व्यवस्था है। तो ये वर्चुअल लैब्स के द्वारा हम प्रैक्टिकल्स भी करा रहे हैं। और हमने अभी ब्लेंडेड मोड ऑफ, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक कमेटी बनाई थी, नेशनल कमेटी, जिसकी ब्लेंडेड मोड ऑफ, जिसमें कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टीचिंग माध्यमों की ब्लेंडिंग करके एक सूटेबल प्रोपोर्शन में ब्लेंड करके इस तरह की कराएं। तो इसकी व्यवस्था हम करने पर योजना बना रहे हैं कि हम ब्लेंडेड लर्निंग मोड पर आएंगे। यूनिवर्सिटी कैंपस में विद्यार्थी हैं तब भी ऑफलाइन भी टीचिंग होगी, ऑनलाइन भी, दोनों की ब्लेंडिंग से करेंगे, जिससे कि आगे आने वाले इस तरह की कोई समस्या दोबारा हमारे सामने आती है तो हम उस समस्या से निपटने के लिए तैयार हैं, और हमारे शिक्षक और हमारी जो व्यवस्था है वो नई परिस्थितियों में भी शिक्षण और पठन पाठन और शोध का कार्य में निरंतरता रहे, उसके लिए हमें
आगे के लिए भी तैयारी करूँ। सर, सरहद केसरी चैनल देख रहे सभी दर्शकों को सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जो सबसे बड़ी मुझे यहाँ आने पर जो अनुभव हुआ कि हमारे पंजाब प्रदेश बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने जाते हैं। इससे दो नई चीज़ें विकसित हो रही हैं। एक तो ये कि हमारे युवा हमारे पंजाब की संस्कृति से कट जाते हैं। जब वो विदेशों में जाते हैं तो पंजाब की संस्कृति, पंजाब की जो परंपरा है, जो पंजाब की जो 10 गुरुओं की पावन परंपरा है, उससे वो कट जाते हैं। तो संस्कृति से कट जाते हैं, अपनी जड़ से कट जाते हैं। हम जानते हैं कि यदि कोई अपनी जड़ से कट जाता है तो फिर उसका विकास उसकी मातृभूमि के हिसाब से, उसकी जन्मभूमि के हिसाब से के अनुरूप उसका विकास नहीं हो पाता। वो फिर जहाँ रहता है वहाँ के वातावरण के हिसाब से उसका विकास होता है। तो एक समस्या इससे ये होती है। दूसरी समस्या ये होती है कि हमारे प्रदेश का धन विदेशों में जा रहा है, और ये शायद इसलिए हो रहा है कि जिस तरह की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदेश के विद्यार्थियों को चाहिए, उस तरह की शिक्षा शायद हम नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा संदेश यहाँ के युवाओं के लिए और अभिभावकों के लिए ये है कि पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय का पूरा प्रयत्न रहेगा कि हम इस विश्वविद्यालय को ऐसा बनाएं जहाँ पर हम उच्च कोटि की गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, पठन पाठन और शोध का कार्य इस विश्वविद्यालय में कर सकें, जिससे कि हमारे पंजाब के अभिभावकों को कठिनाई न हो कि वो अपने बच्चों को बाहर भेजें। उसके लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है, और स्वयं हम समझें कि हम सब अभिभावक हैं कि अपने बच्चों से दूर रहना कितना कष्टदायक होता है। तो यदि हम इस तरह के इस पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय को एक गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन केंद्र के रूप में इसको विकसित करेंगे तो पंजाब के जो अभिभावक हैं उनको पैसा भी कम खर्चना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी विश्वविद्यालय है, यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम है। तो उनको एक कम पैसे से एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी, और यहाँ के अभिभावक अपने बच्चों के साथ रहने का जो सुख है उसका भी उनको आनंद मिलेगा। और हमें ऐसा इस तरह का कार्य करने के लिए मैं पंजाब की सम्माननीय जनता से अपील करता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय को हर एक तरह का सपोर्ट एक्सटेंड करें, जिससे कि हम उनकी अपेक्षाओं में खरा उतर सकें और उनकी इच्छा अनुसार हम इस विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था कर सकें। ये थे हमारे साथ बठिंडा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ के वाइस चांसलर राघविंदर प्रसाद तिवारी जी।